CSR रिसर्च फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में सबका अभिनंदन। 8th नेशनल समिट आज 6th नेशनल समिट आज होने जा रही है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार प्रोग्राम के लिए लोग बिजी होते हैं, उसके लिए काम करते हैं, पर मैंने यहाँ पर जो मेरा अनुभव है वहाँ काम के लिए प्रोग्राम होता है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो काम के लिए हो रहा है रादर दैन कि प्रोग्राम के लिए काम। तो जो काम के लिए प्रोग्राम होता है उसमें सफलता मिलती है। और 6 साल के अंदर मैं करीबन 3 बार तो मेरा इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला। और आज जो सब्जेक्ट है सेकंड सेशन का वो है SME एंड MSME थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन। कैसे वो अपना योगदान दे सकती है, इंडिविजुअल कैसे अपना योगदान दे सकते हैं ताकि अल्टीमेटली जो गोल है नेशनल बिल्डिंग, वो नेशनल बिल्डिंग क्या हो, कैसे हो, क्या सरकार का अकेले की ही जिम्मेवारी है, क्या हमारी अपनी नहीं है। तो इस तरह के आप आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे सुनने का मौका मिलेगा। हमारे बीच में है आज बहन श्वेता पाठक जी जो मेंबर है NIRC की एंड ऑफ द ICAI। मेरे पास डिटेल में परिचय नहीं है, मैं बहन जी को अभी इसके बाद रिक्वेस्ट करूंगा हम हर पैनलिस्ट अपना अपना परिचय थोड़ा सा दे दें और उसमें साथ में कोई भी एक सोशल वर्क यदि अपने कहीं अपने जीवन में अपन कर रहे हैं या मोटिवेट कर रहे हैं उसका भी थोड़ा सा परिचय दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि आज का जो फाउंडेशन है वो CSR के नाम से ही फाउंडेशन, CSR फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन। तो आज उससे किस तरह से लाभान्वित हो सब लोग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो लाभ होगा आज के इससे। दूसरे हमारे साथ हैं गगन कुमार जी जो पेशे से एडवोकेट भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, हमारे बीच में हैं। और आप हमारे मध्य में जो बैठे हैं मुफ्ती सुमून काशमी जी जो फाउंडर मेंबर है टीम, जब अन्ना हजारे का जो मोमेंट हुआ था उसमें आपने देखा होगा। और एक हमारी राष्ट्रीय सैनिक संस्था है, मैं भी उसका एक पैटर्न मेंबर हूं, तो आप भी हमारे साथ उस सैनिक संस्था में भी आप काफ़ी अच्छा अपना रोल अदा करते हैं और लोगों को जोड़ने में किस तरह से कैसे हम अल्टीमेटली हमारा जो नेशनल बिल्डिंग के ऊपर जब काम बात आती है, यानी कि हम कहीं भी विचारों में मतभेद हो मगर जब जय हिंद की बात आती है तो हम सब साथ में हैं। तो उसमें हमारे साथ आप अपना बड़ा बहुत अच्छा एक रोल अदा करते हैं। तो मैं भी कई बार सोचता रहता हूँ कि बीइंग ए ट्रांसपोर्टर्स कि हाईवे का करप्शन आपको शायद मालूम होगा कि पर डे हमारी हिंदुस्तान में जो गाड़ियाँ चलती है 70,000 करोड़ किलोमीटर पर डे चलती है। और यदि आप 70,000 करोड़ किलोमीटर पर डे चलती है तो उसका 80 पैसे पर किलोमीटर या 90 पैसे पर किलोमीटर का हम वो सुविधा शुल्क देते हैं, तो करीबन 60,000 करोड़ रुपए हर साल देते हैं हम। वो सिस्टम का हिस्सा बन गया तो इसलिए उसको ज़्यादा हमारे को परेशानी सी नहीं दिखती, क्योंकि दिखता है कि 70-80 पैसे एक किलोमीटर के लग रहे हैं, कंज्यूमर को पास ऑन हो जाता है तो अल्टीमेटली वो। तो अब इसके लिए एक छोटा सा एक आपकी बात को ध्यान आते हुए सोल्यूशन सा ध्यान आया, ये हुआ कि क्योंकि जनता ऐसी है जिसमें पावर है, कुछ भी कर सकती है। आज इलेक्शन में जनता में अंगूठे में पावर है, तो हम कितने लोग किसको क्या क्या बांटते हैं, किसी को बिजली बांटते हैं, किसी को अनाज बांटते हैं, क्योंकि जनता में पावर है। उस पावर का इस्तेमाल क्यों न इन जो 3 व्यक्ति जिनके 2300 के लिए यूज किया जाए। जैसे कि उदाहरण के रूप के अंदर जैसे SP है, वहाँ का पुलिस का अधिकारी है जो RTO जिसको कहते हैं, जहाँ से रोड क्रॉस करती है गाड़ियाँ, वहाँ पर वो सबसे पहले चेक करता है तो एक पर्ची देता है। पर्ची का मतलब चेकिंग का ऑफिसर कौन, मान लो मिस्टर A, चेक किसका हो रहा है, मिस्टर B का, और गाड़ी नंबर HR294485। तो 3 उस पर्ची देते ही 3 में कैप्चर हो जाते हैं। और आजकल डिजिटल का ज़माना है, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ही पर्ची बनी कंप्यूटराइज पर्ची आती है, 99% पूरे हिंदुस्तान में ये हो गया। तो वो पर्ची देता है ड्राइवर, दैट मीन्स की चेकिंग हो गई। और पर्ची कभी भी आप फीड करोगे तो पता लगेगा कि ये इंस्पेक्टर था, ये ड्राइवर था और ये गाड़ी का नंबर था, इतने बजे इतने सेकंड पे गाड़ी की चेकिंग हुई। चेकिंग के अंदर वो 3 चीज़ करता है हमेशा, या तो वो कहेगा भाई पैसा दे दो, या कहेगा कि ग्रीन सिग्नल आप बिल्कुल सही हो,
या वो कहेगा छोटा मोटा इंस्पेक्टर उसको देकर चले जाओ, तीन में से कोई एक चीज कहेगा। तो पर्ची काट कर दे दी, उस ड्राइवर यानी कि जनता, इसी तरह उस जनता को पावर मिले, उस ड्राइवर को पावर मिले, 200 फीट 400 फीट आगे एक बैरियर लगा हो, लंबा चौड़ा बैरियर जिसमें 50 गाड़ियां एक साथ निकले। सबसे पहले बैरियर में एक सेक्शन हो, बैरियर बिल्कुल बंद, डिजिटल बैरियर होगा कि आप जब तक ये नंबर नहीं डालोगे जो आपको पीछे पर्ची दी है उस अधिकारी ने, तो आपका ये बैरियर नहीं खुलेगा। उसने उसका नंबर डाल दिया, मान लो 100 नंबर है, 100 नंबर डाल दिया, तो 100 नंबर डालते ही इसका मतलब ये होगा कि किस इंस्पेक्टर ने चेक किया, किसकी ड्राइवर की चेकिंग हुई, किस गाड़ी की चेक हुई, कितने बजे चेक हुआ। फिर उसके अंदर 3 बटन दिखेंगे, 3 लाइट, हरा, ऑरेंज और लाल। फिर ड्राइवर को हिदायत है कि आपको कोई भी एक बटन दबाना पड़ेगा तो गेट खुलेगा, अदरवाइज गेट खुलेगा नहीं। यदि आपको उसने बहुत प्यार से कोई हरासमेंट किया, हरा दबा दो, आपको लूटा है तो लाल दबा दो, आपको थोड़ा मोटा लिया है तो ऑरेंज दबा दो। अब वो देखा कि हाँ वो तो लुटेरा था, तो लाल दबा दिया और गेट खुल गया, चला गया। और ये उसके नंबर -100 नंबर किसी भी सर्वर में हो जाएंगे, वो सरकारी सर्वर में नहीं होना चाहिए, तो बाद में रात को उल्टा फेर देंगे, वो किसी टाटा के TCS में हो जाए, किसी और कहीं हो जाए, किसी मतलब बाहर वाली क्लाउड पे हो जाए। और उसका यदि साल 2 साल के बाद माइनस होंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज, क्योंकि डिजिटल कह रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी, डिजिटाइल आ जाए कि इसको सस्पेंड। हमने सस्पेंड नहीं किया, कंप्यूटर ने सस्पेंड किया, जनता ने सस्पेंड किया, जिसमें अंगूठे में पावर है उसने सस्पेंड किया। और फिर वो क्या कहेगा कुछ दिन के बाद, भाई 2 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा, ठोडी पकड़ेगा, घर से चाय लाया हूं, लस्सी लाया हूं, उस्ताद आज पी, मगर मेहरबानी कर देना वो हरा दबा देना। तो जिसको कहेंगे हम राम राज्य, हाईवे के ऊपर राम राज्य है। ऐसे आपकी बात का मैं समर्थन करते हुए, राम राज्य रियल के अंदर होगा कि जब डर की भावना खत्म हो जाएगी हमारे हर जनता के अंदर, खासकर जो 90 लाख ड्राइवर है, वो जो मैसेजर है पूरे देश को यहां से वहां जोड़ते हैं, वो डर से डरते हैं। परछाई भी आ जाती है, बोझा भी आ जाता है, तो वो डरता कि कोई RTO तो नहीं खड़ा होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार जनवरी का महीना था, शाहजहांपुर जा रहा था, एक जीप खड़ी थी, मैं खुद पर्सनली, तो मैं धुंध के अंदर रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था, आप प्लीज आइए। तो वो मैंने देखा जीप मेरी मैंने खड़ी करके ट्रक वाले से पूछा, भाई वो ये 2 रोड जाते हैं, कौन सा रोड वहां जाएगा? उसने पूछने से पहले ही मेरे हाथ में 100 का नोट रख दिया। मैं बोला ये क्यों? बोला साहब बस आज है ना खाली ट्रक लेके जा रहा हूँ, एंट्री के 100 रुपये, मतलब मैं रास्ता पूछ रहा हूँ। ओहो, मैं तो जीप वाला आपका कोई अधिकारी होंगे। उनको नींद के अंदर भी लगता है कि कोई ना कोई मेरे को लुटेरा मिलेगा। ऐसा लूट डर से वो जीते हैं। क्या वो उनकी जिंदगी है? उनसे भय से कैसे मुक्त करे? आपने ये 2300 लोगों को टारगेट बनाकर यदि हम काम करेंगे तो मैं कहता हूं कि बहुत से लोग भय मुक्त होकर जिएंगे। और भय मुक्त जब हो गए तो आधे से ज्यादा बीमारियां, हार्ट अटैक, इधर शुगर, वो खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म होगी तो कितना मेडिकल का एक्सपेंडिचर खत्म होगा, सारा रिलेटेड है। केवल 2300 लोगों को ठीक करने वाला फार्मूला आपने दिया, आपका बहुत आभार। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं CSR, तो मेरे ध्यान में भी कई बार आता है कि क्यों अकेली CSR, वाई नॉट ISR? हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चलो करते हैं, वो करेंगे, गवर्नमेंट के बंधन में बंध गए, और इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं हो हमारी? ISR क्यों ना हो? क्योंकि 135 करोड़ जनता का देश, अकेली CSR से जो राष्ट्र का जो निर्माण जो सोच रहे हैं हम, वो संभव जब भी हो पाएगा जब हम इंडिविजुअल भी सोचेंगे। मैं कहीं किसी जगह बैठा हुआ था तो किसी ने कहा कि मैं ISR कैसे करूं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो धन नहीं। तो मैंने एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिया उनको, एक छोटी सी घटना दोहराई कि एक जब मकर संक्रांति होती है तो हमारे सब लोग उसमें कुछ ना कुछ बांटते हैं, बहनें काफ़ी बांटती है। तो इसी तरह एक किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं मकर संक्रांति वाले दिन 1000 कंबल बांटूंगा, और कंबल भी अच्छे वाले बांटूंगा, और सुबह 9 बजे शुरू होंगे बंटने, और जब तक बंटते रहेंगे 1000 तब तक मैं बांटता रहूंगा। अब देखा कई जगह 2-4 पोस्टर तो लोगों ने देखा, अच्छे वाले कंबल बांटेंगे और पता नहीं नंबर आए ना आए, तो कई लोग 7 बजे से लाइन में खड़े हो गए आकर, ताकि कंबल में नंबर आ जाए। लंबी लाइन, जब 1000 कंबल थे तो लाइन लंबी थी। तो एक व्यक्ति फटी पुराने कपड़ों में भिखारी जैसा, वो भी खड़ा हुआ था, उसके पीछे भी कुछ लोग खड़े हुए थे। तो उसके पीछे वाला पूछ रहा है कि यार बाबा, ये कंबल की लाइन में आप खड़े हो, मैं भी खड़ा हूं, क्या नंबर आएगा क्या?
इतने लोग आगे खड़े हैं। बाबा बोला कि मेरे को कॉन्फिडेंस है नंबर आएगा। कुछ देर के बाद कह रहा है बाबा पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो बाबा बोला कि भैया एक काम करो, मेरे को कॉन्फिडेंस से नंबर आएगा, आप मेरे आगे खड़े हो जाओ, मैं पीछे हो जाता हूं, आपका नंबर जरूर आएगा। बाबा पीछे हो गए और उस व्यक्ति को उसने आगे कर दिया। फिर उसके पीछे वाला व्यक्ति बोल रहा है नंबर आएगा नहीं आएगा, तो बाबा बोला उसको भी तुम भी आगे हो जाओ, मैं पीछे होता हूं। और बाबा पीछे होता गया और लोगों को आगे करता गया। लास्ट में देखे तो कमल खत्म हो गए, क्योंकि बाबा तो पीछे है तो उसको नंबर कहाँ मिलने था। और जब उसने पूछा व्यक्ति ने कि उसकी हरकतें वो व्यक्ति देख रहा था, कमल बांटने वाला, बोला बाबा आप ये क्या कर रहे थे? बोला जी जो आप कर रहे थे वो मैं कर रहा था। बोला मैं तो कम्बल बांट रहा था, मैं मतलब मेरी बारी बांट रहा था, मेरे पास तो धन था नहीं। तो ISR तो बोला मैंने, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बारी बांट कर भी कर सकते हैं, केवल धन बांटने से नहीं होती। तो ऐसा भी यदि हमारा भाव बन जाए तो देश के राष्ट्र का निर्माण, जो हम कहते हैं ना व्यक्ति निर्माण राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा। यदि व्यक्ति निर्माण नहीं हुआ तो राष्ट्र का निर्माण, कभी आप सोचो कि इकोनॉमी से और से हो जाए, वो संभव नहीं है। व्यक्ति का निर्माण, जब 1947 से पहले आपने सुना होगा हमारे RSS के जो परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार साहब ने जो 1925 के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना की थी, वो इसलिए की थी कि व्यक्ति का निर्माण करने चला हूं मैं, वो राष्ट्र का निर्माण। बोले जी राष्ट्र का निर्माण तो अपने आप ही हो जाएगा। उनका जरूर संबोधन होता है हर तरह का, मगर घूम फिर कर एंड कहाँ होता है, कंक्लूड कहाँ होता है, राष्ट्र निर्माण। क्योंकि राष्ट्र निर्माण जब पॉसिबल है जब हमारा व्यक्ति निर्माण होगा। तो व्यक्ति निर्माण के लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं। और अब कोविड का टाइम था, तो कहते हैं जब आपकी सोच बदलती है तो आपके ध्यान में अपने आप ही कोई आइडिया आ जाता है। सेवा भारती के नाते से हम कार्यालय में बैठे थे और हर सेकंड की सूचना मिलती थी। मैं सेवा भारती के दिल्ली के प्रांत के अध्यक्ष के नाते का दायित्व है, उस नाते से हर जगह सूचना मिलती थी कि ये मदद वहाँ पहुँचाई जाए। कि सेवा भारती कौन है? सेवा भारती उन धनाढ़ पुरुष से काम करवाती है, उनसे धन को उनको प्रोत्साहन करती है और उस तल्ले को देती है जो लास्ट में जिसके पास जो साधनों से वंचित है, और वो सेवा भारती का अपना काम है। तो इस तरह का ये अपना काम हो रहा था। तो एकदम ध्यान में आया कि हॉस्पिटल के सामने जो लोग वे इंतजार कर रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि एडमिशन जैसे 10 लोग हैं एडमिशन के लिए चले गए, 3 घंटे में नंबर आता था, तो 3 लोग को तो एडमिशन मिल पाता था। 3 लोग उस हॉस्पिटल से छोड़कर कुछ दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते थे, क्योंकि उनके दूसरे लोग भी लाइन में लगे हुए थे कि भी हाँ यहाँ नंबर नहीं है वहाँ आ जाओ, और 3 लोग ऊपर जा रहे थे, ऐसी हालत थी। तो उन लोगों के लिए सोचा कि सेवा भारती ने क्या किया जाए। दानदाता लाइन में खड़े हैं कि मेरे से धन लो, मेरे से ऑक्सीजन लो, मेरे से वो लो, मगर प्रोवाइड कैसे करे। तो अचानक ध्यान में आया कि क्यों न ऐसा एक क्लिनिक ऑन व्हील्स बनाए, हॉस्पिटल ऑन व्हील बनाए। तो इस तरह से एक जन्म हुआ प्राणवायु वाहन। वाहन मतलब ट्रक, प्राणवायु ऑक्सीजन। तो एक गाड़ी जो कंटेनर आपने देखते होंगे रोडों के ऊपर, उनको काटा गया, काट के उनमें दरवाजे बनाए गए, उनके अंदर बैटरी इन्वर्टर फिट किया गया और 6 बेड और 8 बेड लगाए गए, कंसंट्रेटर लगाए गए, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए गए। और कार्यकर्ता तो हमारे पास सेवा भारती में लाइन से लगे हुए थे, वो कार्यकर्ता ने काम किया। हर हॉस्पिटल के सामने राम मनोहर लोहिया, तेग बहादुर, अपने गुरु गोविंद, अपने जमुना पार, हर हॉस्पिटल के सामने वो ट्रक खड़े हुए जिसको हम कहते हैं प्राणवायु वाहन। और जब तक उनको एडमिशन नहीं मिल रहा था तो उस ट्रक पे लेटकर वो ऑक्सीजन ले रहे थे, और 2-2.5 घंटे में जब भी उसका एडमिशन आ जाता था तो उनको कॉल आते ही वो अंदर जा रहे थे। ऐसे 10 ट्रक पूरी दिल्ली के अंदर लगाए गए। क्यों? इतनी लोगों की भावना थी कि कुछ करें और कुछ पाने वालों के लिए कुछ दिया जाए, तो अपने आप ही विचार आ जाते हैं CSR के माध्यम से। आज का ये सेशन 2 टाइम के हिसाब से मैं समझता हूँ ख़त्म हो रहा है कि 1 घंटा 15 मिनट का टाइम था, और बहुत अच्छा रहा। कुछ ना कुछ हम शायद कैरी करेंगे ISR का माध्यम से, यदि हम आगे तक पहुँचाए कि इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है आज के इस संदर्भ में।